बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 दिसंबर पाकिस्तान में इतवार की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शाल्लाह या आप मिलिट्री राज कहिए उसका 8वां दिन। ये भी आपने याद रखना है कि वो पूरे 6 से 7 दिन रिटायर रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाया गया। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो पेशावर का जलसा है। पेशावर के अंदर इस माहौल के अंदर स्पेशली जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने सीधी गालियां दे दी, धमकी दे दी, यहाँ तक कह दिया कि अब फ़ौज वर्सेस इमरान खान है, फ़ौज वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फ़ौज बामुकाबला इमरान खान है क्योंकि इमरान खान फ़ौज मुखालिफ है और बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये सब झूठ डीजी आईएसपीआर ने बोला और अपने आप को फ़ौज के पीछे छुपाने की कोशिश की। इसके बाद इन हालात में जो पेशावर का जलसा है उसने एक बड़ी आप ये कहिए कि शॉक वेव जो है वो भेजी है, एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जो गुस्सा था वहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो लोगों ने प्ले कार्ड्स हाथ में पकड़े थे, आपको पता है लोग बोल के तो गाली दे देते हैं, लिख के गाली तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने वो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली बात के ऊपर, जिसमें सुहेल अफरीदी ने ये कहा था कि हम जब ये कहते हैं कि मस्जिदों में कुत्ते क्यों बांधते हो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, तो हमें आगे से कहते हैं कि आप लोगों में और कुत्तों में क्या फ़र्क है। और बजाय इसके कि डीजी आईएसपीआर इस सवाल के ऊपर इसको डक करते, अवॉइड करते, लेकिन क्योंकि उनको पीछे से अहकामात थे, और ये भी आज आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे कि अहकामात कहाँ से थे, वो एक अलग बात है, अलग स्टोरी है, आगे चल के बताते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि कोई कुत्ते की तरह भले भौंकता रहे। अब पूरे केपीके ने अपने लिए वो गाली कंसिडर कर ली। अब किसी ने उनको ये बात नहीं कही कि ये आप सबको गाली है, ये उन्होंने खुद से, क्योंकि जो आवाम होती है वो बहुत समझदार होती है, उन्हें चीज़ें हम जितनी मर्जी उनके साथ बारीक कार्रवाई करने की कोशिश करें उन्हें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आज जलसे में जो प्ले कार्ड से उसके ऊपर उस ज़ात की गाली लिखी हुई थी जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता क्योंकि हम डीजी साहब के लेवल के ऊपर नहीं उतर सकते। जो यूथ थी उसका जो रिएक्शन था, जो एक्सप्रेशन था, उसने मेरा ख्याल है जो गवर्नर राज लगाने की सोचें हैं उसमें से भी हवा निकाल दी, पंजाबी में कहते हैं फूंक निकाल दी होगी। और अगर फिर भी किसी को गलतफहमी हुई तो आज महमूद खान अचकज़ई ने कहा जलसे में तकरीर करते हुए, आपको पता है सीनियर तरीन लीडर हैं वो, इस वक्त इमरान खान ने उन्हीं को ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है तहरीक को लीड करने की। तो आज उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमने केपी में गवर्नर राज लगाना है, ये इस कदर अहमक हैं कि इन्हें पता नहीं कि केपी का हर चौक डी चौक बन जाएगा और उसके बाद आपको छुपने को जगह नहीं मिलेगी। आप ऐसी हमाकत करके तो देखें। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये केपी में कभी ऐसी हमाकत नहीं करेंगे, ये मेरा तज्जिया। अगर इनमें इतनी सी अकल भी है और अगर इनमें अकल नहीं है और ये ऑल आउट जा चुके हैं और बिल्कुल इमरान खान ने जहनी मरीज़ वाली बात फिर ठीक की, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये ऐसा कोई इकदाम करेंगे। और अगर इन्होंने कर दिया तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आल्दो हमारी तारीख़ में बहुत बहुत गमगीन, दिलगीर और परेशान कुन हमने मनाजर देख रखे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो केपी में होगा वो शायद हमने पहले कभी नहीं देख रखा होगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ क्योंकि कौमी ज़ुबान है, हम नून लीग तो है नहीं। जैसे याद कीजिए कि जब मरीम नवाज़ तनकीद करती थी सिटिंग आर्मी चीफ़ के ऊपर और सिटिंग डीजी आईएसआई के ऊपर, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जब कोई ज़ाहिर है बयान शयान दिए जाते थे कुछ सहाफ़ियों की तरफ से या कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से, तो जावेद लतीफ़ साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो पाकिस्तान टूट जाएगा, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। हम इसके बावजूद, इन तमाम हालात के बावजूद, क्योंकि इमरान खान की जो ट्रेनिंग है हमें वो ये नहीं कहती कि हम कोई ऐसी बात करें, हम अभी भी सब्र का दामन हाथ में रखे हुए हैं। हम जावेद लतीफ़ की तरह की बात अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन इल्तजा कर रहे हैं तमाम कोर कमांडर से, तमाम आर्मी में बैठे सीनियर लोगों से कि आप रीथिंक कीजिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तमाम लोगों से मैं पूरे रैंक एंड फाइल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है एक शख्स के ज़ाती मफादात के लिए, और जो कुछ डीजी आईएसपीआर ने किया, जो इदारे को उसका नुकसान पहुँचा वो लामतना ही है।
मेरे ख्याल में तो डीजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए महकमाना, और उन्हें कहना चाहिए कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। इसके साथ ही वहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम आई हुई थी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि कोई सरगर्मी बेकार नहीं होती, मतलब ये जो जलसा हमने किया है, ये ना सोचिए आप आए और मुंतशिर हो गए और कुछ हासिल नहीं किया, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। आपने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ानी है, और इमरान खान को खूब पता है कि कब उन्होंने हतमी कॉल देनी है। हर हरकत इन्हें तकलीफ़ देती है, हमारी हर हरकत इन्हें तकलीफ़ देती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। हम इन्हें मज़ीद तकलीफ़ देंगे। 75 साल से तुम इस मुल्क पर काबिज़ हो, आज एक कबायली नौजवान वज़ीर आला बना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बार बार कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, वो आदमी, वो शख्स। उन्होंने कहा कि ये वो करके बात ना करो, सीधी बात करो, और उसका नाम है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। तो नाम लेकर बात करो। अगर आपको शर्म आती है तो आप बता दें, किसी और को कह देते हो आपके साथ खड़े होकर नाम ले लिया करे इमरान खान का, तो नाम लेकर बात करें। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि ये जो दो जाली वज़रा अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़, जो दो जोकर और दो मस्करे हैं, खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है, पॉलिसी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे और वही चलेगी। डी चौक की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। शाहिद खटक ने भी बड़ा तगड़ी स्पीच की। शफ़ी जान ने कहा कि DGISPR को सुहेल अफरीदी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना हम मंगवाएंगे। इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो कौमी लीडर है, वफाकी लीडर है, सूबों को बिल्कुल इकट्ठा रखा हुआ है, और इसीलिए हम इन्हें बार बार कहते हैं होश के नाखून लें, अपने इदारे के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, बैठें, बात करें, अपने इदारे के अंदर सवाल पूछें कि ये आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। और आप सब जिन्होंने ड्यूटी की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, आपको ज़मीनी हालात का अदराक है, ये आपको किस आग के अंदर झोंका जा रहा है, इनको यहाँ पर रोकिए। अच्छा जी, जुनैद अकबर ने कहा कि तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान का नाम रहेगा। अब सारी सूरत हाल में अगर मैं सम अप करूँ आज के जलसे को, तो एक बेहतरीन जलसा था, बड़ी तादाद में क्राउड आया, लेकिन जो मुख्तलिफ बात थी आज और पिछले जलसों में, वो मुख्तलिफ बात ये थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की यूथ थी, जो नौजवान थे, इवन बूढ़े भी, वो अब लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर कोई उन पर लड़ाई मसल्लत करेगा तो आप देखेंगे कि वो पाँव पीछे नहीं करेंगे। आज जो प्ले कार्ड उन्होंने पकड़े हुए थे, वो आप ये कहिए कि हाई वोल्टेज गेम हो गई है। अब जो रेड लाइंस हैं ना, इनकी रेड लाइंस तो इन्होंने ऐसे ही बनाई हुई हैं, जो पख्तूनों की रेड लाइंस हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है उनको टच कर दिया है। और अब पख्तून जो हैं वो उस लेवल के ऊपर हैं, अपनी अल्टीमेट लिमिट के ऊपर, वो जहाँ पर शायद उसके बाद उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा, मामलात हाथ से निकल जाएंगे। आज मैंने जलसे के अंदर वो एक तब्दीली देखी जो पहले किसी जलसे में नहीं देखी। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेक ऑन करना चाहते हैं, ट्राई करें। मैं आज ही इन्हें बता देता हूं कि पाकिस्तान का नुकसान होगा, ज़ाहिर है हम सबका होगा, लेकिन जो इनका होगा वो फिर दुनिया देखेगी, और इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा नुकसान होगा। इसलिए मैं धमकी की बजाय आज भी हाथ बांध कर इनके तमाम जो बड़े बड़े अमायदीन हैं, वो भले कर्नल साहबान हैं, भले ब्रिगेडियर साहबान हैं, भले सिपाही हैं, भले जनरल हैं, जो भी हैं, पूरा रैंक एंड फाइल, किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि सर जोड़कर बैठें, और ये जो चंद लोग मुफाद के लिए आर्मी के इदारे को इमरान खान और पब्लिक के सामने खड़ा कर रहे हैं, इससे इज्तनाब किया जाए। आगे चलते हैं। आगे इनके एक और लीडर साहब आजकल चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उनके भी ज़िम्मे था, ज़ाहिर है। पहले तो मैं आपको ख़बर दे दूं अंदर की कि जो DGISPR थे, ये अलग बात है कि हम सब उनकी दुर्गत बना रहे हैं, लेकिन पता ये चला है कि उनको अहकामात थे कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लाहौर के एक बहुत ही अहम बड़े सीनियर सहाफ़ी ने उनसे पूछा, वो वहाँ पर मौजूद थे या नहीं इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उन्होंने DGISPR से अपनी ज़ाती कम्युनिकेशन में पूछा कि ये आपने क्या किया, आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपने तो बम को सीधी टांग मार दी, आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर से। तो अब हम, ये तो ख़बर हो गई हमारे पास, इस पर हमारा तज्जिया ये है कि लगता है कि जो नोटिफिकेशन में गैप आया, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने प्ले किया, और नवाज़ शरीफ चाहते थे और नून लीग चाहती थी ह्यूमिलिएट करना आसिम मुनीर को, और हमें गुस्सा था ज़ाहिर है PTI को और पूरे पाकिस्तान को, और पहली दफ़ा उन्हें मौका मिला था, और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन को रगड़ा, और फोर्सेस के अंदर और फोर्सेस के बाहर जो उनकी हालत हुई, उसके बाद वो इस कदर गुस्से में थे
इस कदर गुस्से में थे कि वो इंतज़ार कर रहे थे कब उनका नोटिफिकेशन हो और वो हमला करवाएं वापस। जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ, उन्होंने, ज़ाहिर है एक दिन पहले वो सब कुछ हो गया था, उन्होंने कहा कल तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे और इस तरीके से फुल हमला करोगे। इसलिए अगर आप देखें तो DGISPR ने पहले ये हरकतें नहीं की थी जो उन्होंने की, और अपना मुकम्मल नुकसान करवाया, अपना भी और इदारे का भी। अब ज़ाहिर है सबकी ड्यूटी लगी कि आप DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमरान खान पर तनकीद करो और DG की सपोर्ट करो। तो पहले जो मैदान में आए हैं, ज़रा आपने उनकी मंतक सुननी है और फिर आपने अपना सर धुनना है। सरफराज बुगटी, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो कहते हैं सोचने की बात है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, सोचने की बात है अबू जहल का बयानिया ज़्यादा पॉपुलर था। तो बनाउज़बिल्लाह, सोचने की बात है कि अबू जहल का बयानिया ज़्यादा पॉपुलर था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी, लेकिन हक़ पर कौन था, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। आज हमें हक़ पर खड़ा होना है। हमने सिक्योरिटी, ना सिर्फ हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वो ताकत देनी है, आज कौम को ज़रूरत है कि फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं। एक दिलेर सिपा सालार मुनज़्ज़म फ़ौज की मौजूदगी में दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकते। सुहेल अफरीदी से गुजारिश है कि आपके सूबे को अमन और तरक्की की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक साथी सियासतदान को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाए, जो कि बजा तौर पर कहा गया। यहाँ पर वो DGISPR की बात को कह रहे हैं, उन्होंने बजा कहा कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। आगे सुनिए, लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पर नज़रसानी की ज़रूरत नहीं? ये वो इमरान खान को कह रहे हैं कि आप अपने रवैये पर नज़रसानी करें। अच्छा, अब इमरान खान अपने रवैये पर क्या नज़रसानी करें? इमरान खान का बयानिया है कि मैंडेट चोरी किया गया, अवाम जिसे मुंतखब करे हुकूमत उसी की होनी चाहिए। आपका और आपके आकाओं का बयानिया है कि इमरान खान भूल जाएं कि अवाम ने उनको वोट दिया था। आप कहते हैं कि वोट तो इमरान खान को मिला था, लेकिन आसिम मुनीर ने लाल लकीर लगा दी है, इसलिए इमरान खान खामोश होकर घर बैठ जाए, बूट पॉलिश करे और अपने हक़ की डिमांड ना करे। अगर कभी आसिम मुनीर का दिल किया तो भीख में कोई सीटें दे देगा या हुकूमत दे देगा। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरान खान कहता है नहीं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अवाम ने मुझे 2/3 अक्सरियत दी है और मेरा मैंडेट मेरा हक़ है। तो ये सूरत हाल है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो नज़रसानी करे। अब आपको थोड़ी सी हम याद करवा दें और थोड़ी शर्म भी दिलवा दें, क्योंकि बड़ी बेशर्मी वाली बात आपने की, जो अबू जहल वाली बात की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपने इरशादात फरमाए। ये कहते हैं, इनको तारीख़ का सिर्फ पहला सफ़ा भी अगर इन्होंने पढ़ा होता तो इनको शायद ये इस तरह की भोंडी दलील ना देते कि अबू जहल का बयानिया ताकतवर था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी। क्या शर्मनाक और अफसोसनाक सोच है। अबू जहल का बयानिया ताकतवर नहीं था, उसके पास ताकत थी, जुल्म की ताकत, जबर की ताकत, वहशियाना तशद्दुद की ताकत। बयानिया कभी ताकत से नहीं बनता, बयानिया सच्चाई से बनता है, जिस सच पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साबित कदम रहे। अबू जहल का बयानिया पॉपुलर नहीं था, उसका खौफ पॉपुलर था। उसका जुल्म लोगों को खामोश रखता था, उसकी तलवार लोगों को झुकाती थी। इस्लाम उस वक्त भी दिलों में उतर चुका था, मगर कुरैश का जबर ज़ुबानों को बांधता था। ये कहना कि अबू जहल का बयानिया वज़नी था, बदतरीन जहालत और तारीख़ के साथ ख़यानत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सच था, हक़ था, रोशनी थी। अबू जहल के पास सिर्फ ताकत, और ताकत हमेशा वक्त के हाथों हार जाती है। सब ने फ़तह मक्का के दिन देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानिए की ताकत भी देखी, और अफसोस उन पर जो आज भी अबू जहल की सोच को दलील बनाने की कोशिश करते हैं। ये तारीख़ से भी जहालत है और ईमान से भी मैं यही कह सकता हूँ कि जहालत है, दूरी है, कि इनको ये नहीं समझ आ रही कि बयानिए की कमज़ोरी नहीं थी, बयानिया उसका तगड़ा नहीं था, वजूहात और थीं, और जो इनको समझ आनी चाहिए, और ये वहाँ की बात यहाँ मिला रहे हैं। शर्मनाक हरकत है। क्विकली अगली 2-3 ख़बरों पर जाएंगे, फिर हमने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर भी दोबारा बात करनी है। इस मुल्क को देरपा तरक्की की ज़रूरत है। वो काम ना करें जो इमरान खान ने किया और सिर्फ 1 महीने के लिए मईशत ठीक की, और फिर जब वो गए तो मईशत धड़म करके गिर गई। ये वफाकी वज़ीर अली परवेज़ कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई 1 महीने के लिए मईशत ठीक नहीं हुई थी, बल्कि आखिरी 2 साल देखें तो मईशत जो है वो बेहतरीन काम कर रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। लेकिन चलें, और ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं। दूसरी तरफ आप ख़बर देख लीजिए, फील्ड मार्शल ने नोटिफिकेशन मिलते ही अवान सदर में कहा कि अब पाकिस्तान ऊंची उड़ान लेने जा रहा है। तो पहली ऊंची उड़ान तो आपको हमने बता दी थी कि
कि पाकिस्तान जो है वो PIA बेचने जा रहा है। दूसरी ऊंची उड़ान है कि पाकिस्तान का जो सफ़ेद ख़जाना है, मतलब कि कपास, वो मज़ीद ज़्यादा सुकड़ने लगी। इस वक्त जो कपास की गांठें हैं, पैदावार है, वो एक्सट्रीम लोएस्ट लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर एक मेजर पोर्शन जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का है, और टेक्सटाइल के लिए आपको कपास और धागा चाहिए, मीन कॉटन और धागा चाहिए। अब अगर वो भी सारी बाहर से मंगवा कर ही हमने उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके बाहर भेजना है तो हमें कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ हमने अपना किसान मार दिया, दूसरी तरफ हमने अपनी इंडस्ट्री मार दी। ये है वो तरक्की जो ये फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ग़िज़ाई अजनास सस्ती हो रही हैं। कोविड के अंदर एक्सट्रीम महंगी हुई थी, वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता हर गुज़रते साल ग़िज़ाई अजनास सस्ती हो रही हैं। पाकिस्तान में वफाकी अदारा शुमारियात ने 4 दिसंबर को जो ख़त्म हुआ है हफ़्ता, उसमें ये बताया कि 13 अशियाए खुर्दोनोश जो हैं, बुनियादी तेल, आटा, चीनी, उनकी कीमतों में बेशुमार इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। ये है जो पाकिस्तान ऊपर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। किसान भी मार दिया, मज़दूर भी मार दिया, टेक्सटाइल ओनर भी मार दिया, और आम घर में बैठा शख्स जो है वो भी महंगाई के साथ मार दिया। अब आगे चलते हैं। पार्लिमानी महाज पर भी PTI की जारहाना हिकमत अमली रोकने का फ़ैसला। बानी की तस्वीर अवान में लाने वाले अरकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अब जो ईवान में, मीन पार्लियामेंट के अंदर, इमरान खान की तस्वीर लेके जाएगा उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करेगा उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, ये खबर दी जा रही है। जो डाइस का घेराव करेगा उसकी रुकनीत ही मुअत्तल कर दी जाएगी। जर्नैली पार्लियामेंट हो गई ना, कि आपको पार्लियामेंट के अंदर, पूरी दुनिया में इजाज़त होती है पार्लियामेंट के अंदर आप प्ले कार्ड्स लेके जा सकते हैं, अमेरिका समेत हर जगह। लेकिन आप गौर कीजिए कि आसिम मुनीर कितना कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में भी मेरी मर्ज़ी चलेगी, मैं जिस तरीके से चाहूँगा, जितनी बात चाहूँगा वो पार्लियामेंट में लोग करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान में अगर आप आज़ाद सोच नहीं रखना चाहते, मतलब आपकी सोच नहीं है, जब सोच होगी तो आप सोचेंगे, फिर लिखेंगे या बोलेंगे, डिमांड करेंगे। अगर आपकी आज़ादाना सोच नहीं है, आप ग़ुलाम बन के रहने को तैयार हैं, तो फिर आप कितने बड़े करप्ट हैं, कितने बड़े मुजरिम हैं। हमारे मिलिट्री जर्नल्स को आपके साथ कोई मसला नहीं, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो आपकी मुकम्मल आबियारी करेंगे और आपको मुकम्मल प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर आप सच जानेंगे, सच बोलना चाहेंगे, सच लिखना चाहेंगे, सच्ची बात करना चाहेंगे, तो फिर आपको अरशद शरीफ शहीद की तरह खामोश करवा दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। ज़राए के मुताबिक PTI के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि ये सब इमरान खान का किया धरा है। ज़रा गौर से आपने स्टोरी सुन ली। अंसार अब्बासी कह रहे हैं, ज़राए से ख़बर दे रहे हैं। मैंने इनका एक क्लिप देखा, ये कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मेरी ईमान की ताकत बहुत है मेरे अंदर, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो सहाफ़त है ये मैं ईमान की तरह करता हूँ। तौबा नाउज़ बिल्लाह, इससे गलीज़, घटिया, 2 नंबर टाउट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दाढ़ी भी रखी हुई है, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, दिन का आगाज़ भी दुरूद शरीफ से करते हैं, सारा दिन झूठ और सारा दिन ऐसी स्टोरीज़ लिखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। मतलब जनरल्स के दलाल हैं माजरत के साथ। अब इन्होंने स्टोरी क्या की है ज़राए से, जो कि झूठ है, खुद साख्ता स्टोरी है, एक मेजर या कर्नल के कहने के ऊपर इस शख्स ने लिख दी है। स्टोरी क्या लिखी है? ज़राए के मुताबिक PTI के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि ये सब इमरान खान का किया धरा है। ज़्यादातर PTI रहनुमा पहले की तरह मामलात को ठंडा करना चाहते हैं, मगर ना तो इमरान खान उनकी बात सुनते हैं, ना ही क़यादत के पास पार्टी के सोशल मीडिया या इमरान खान के अकाउंट्स पर कोई इख्तियार है। चाहे अंदरूने खाना कितने ही तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना हों, बमुश्किल ही कोई सेनेटर PTI रहनुमा इमरान खान की ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट्स को रीट्वीट या लाइक करता है। अच्छा, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो, पहले तो मुझे पता है किसी PTI के बंदे ने आपको ये नहीं कहा, और अगर कहा भी होगा तो कुछ चंद टाउट्स ने कहा होगा, लेकिन मेरा आपसे, दलाल साहब आपसे और उनसे सवाल है कि आप लोग PTI के मामे लगते हैं। आपको अगर लगता है, आप कहते हैं ये सब इमरान खान का किया धरा है, एग्जैक्टली वोट बैंक इमरान खान का, आप उसके नाम के ऊपर इलेक्ट होके आए, आपको इमरान खान की पॉलिसीज़ गलत लगती हैं, छोड़ के घर चले जाएं, बल्कि ज्वाइन कर लें जर्नल्स को, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें जाकर। अब मामे लगते हैं PTI के कि आपने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल करना है, इमरान खान के अकाउंट्स को कंट्रोल करना, और इमरान खान आपकी बात माने, आप उसकी बात ना माने। तो पहली बात तो ये टेबल स्टोरी है, एक दलाली किस्म की स्टोरी है आपकी। लेकिन अगर आपको किसी टाउट ने कहा भी है तो मैं उस पर भी लानत भेजता हूँ, और उससे मैं कहता हूँ कि आपसे भी गलीज़ तरीन इंसान कोई नहीं है जो एक लीडर के बयानिए को सही नहीं समझता और फिर भी वहाँ पर खड़ा है।
आपको फ़ौरन छोड़ के जाना चाहिए जिसके बयानिए को आप ठीक समझते। मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन मुझे लगा कि इमरान खान का बयानिया ठीक नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँगा उनके साथ। मैं उनके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे ख्याल में उनका बयानिया पाकिस्तान के मुफाद में सबसे बेस्ट है। आगे चलते हैं। लेकिन ये अंसार अब्बासी का कोई नया काम नहीं है, हमेशा से। आगे वो कहते हैं पीटीआई वाले कहीं अगर वो कहें, पीटीआई वाले अगर कहें कि हम इमरान खान के बयानिए के साथ नहीं, तो उनसे बात हो सकती है अथातारन वाज़े तौर पर। -1 जो मैंने आपको बताया था कि DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो आसिम मुनीर का गुस्सा था जो उनको आप सब ने रगड़ा और जिसको कहते हैं कि रंदा फेर के रख दिया उनके उस पर नोटिफिकेशन के मामले पर, और दूसरा मसला ये था कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस करें, प्रेशर डालकर। ये जो टेबल स्टोरीज़ अंसार अब्बासी से करा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि रेड लाइन है, अब ख़त्म सब कुछ, अब आप सिक्योरिटी थ्रेट हैं, ताकि इमरान खान को अलग कर दिया जाए और PTI को अलग, ये आप कभी नहीं कर सकेंगे, अब जितनी भी कोशिश कर लें। अगली खबर आपको बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे ने दोहरा कत्ल किया था, जिन्हें 4 ही दिनों में जज शाइस्ता कुंडी ने बाइज्जत बरी करके घर भेज दिया, और इस्लामाबाद पुलिस के एक SSP ने जो लवाहकीन थे उन पर प्रेशर डालकर ये सुलह करवाई, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। पता अब ये चल रहा है, मीडिया क्लेम कर रहा है, सोशल मीडिया क्लेम कर रहा है कि जो V8 मीन लैंड क्रूज़र गाड़ी थी वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, क्योंकि जो उसको नंबर लगा हुआ है AYE 379 वो किसी और टोयोटा गाड़ी का नंबर है, वो लैंड क्रूज़र का, इस वाली लैंड क्रूज़र का नंबर नहीं है। अब सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो जो DGISPR बार बार कह रहे थे कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, मैंने उसी दिन बताया था कि ये और इनके टाउट सबसे ज़्यादा उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक और डेवलपमेंट जो है वो सामने आई। जिस गाड़ी का नंबर उसको लगाया वो 1490 CC की मेरा ख्याल आम कार है, और ये लैंड क्रूज़र तो मेरा ख्याल को 5-6 हज़ार CC होगी, उसको वो नंबर लगाया हुआ है। लेकिन जहां जज साहब के बेटे ने बगैर ड्राइवर्स लाइसेंस 16 साल की उम्र में दोहरा कत्ल कर दिया और उनको किसी ने नहीं पूछा, तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर तो कहीं उन्हें तमगा इम्तियाज़ ना दे दें, ये मेरा ख्याल है। आगे चलते हैं। 1954 में हमें मैंडेट मिला, लेकिन इक़्तिदार फिर भी हमें मुंतकिल ना किया गया। हमने जब अपना हक मांगा तो फ़ौज हम पर ही चढ़ दौड़ी, हमारे ही पैसों से ली हुई गोलियां हम पर चलाई गईं। शेख मुजीबुर रहमान। क्या आज भी आपको सब कुछ वही नहीं नज़र आ रहा कि जिसको मैंडेट मिला उसका मैंडेट छीना गया? फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान आज भी वफाक की बात करते हैं, हम और इमरान खान की तमाम पार्टी आज भी पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं। शेख मुजीब ने एक्सट्रीम स्टेप लिया और जब उसको इन्होंने मुकम्मल धकेल दिया तो उसने आज़ादी डिक्लेयर कर दी बांग्लादेश की। लेकिन उसने उससे पहले कहा कि 1954 में हमें मैंडेट मिला। 54 में फातिमा जना साहबा के वक्त की बात कर रहा है वो। 1954 में हमें मैंडेट मिला, लेकिन इक़्तिदार फिर भी हमें मुंतकिल ना किया गया। हमने जब हक मांगा तो फ़ौज हम पर चढ़ दौड़ी। तो एक दफ़ा उनके साथ ये ज़्यादती नहीं की गई थी, जुल्म नहीं किया गया था, बार बार उनके साथ ये सब कुछ किया गया था। आगे चलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पाकिस्तान का सख्त हामी था, वो बागी नहीं था, उसे ज़बरदस्ती हमने बागी बनाया, ये नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं। और कल DGISPR साहब जो आजकल नवाज़ शरीफ और वो घी शक्कर हैं, वो कह रहे थे शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, ये इससे भी बहुत मुतासर हैं, ये बार बार उसकी मिसालें देते हैं। तो वो तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने भी 2020 में उसका ट्वीट किया हुआ है, ख्वाजा आसिफ ने भी किया हुआ है। अब DG साहब क्या अंधे हैं माजरत के साथ कि आपको नज़र नहीं आता? वो मेरी समझ से बाहर है कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की आज की बात। आप में से मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि जो पिछला व्लॉग गुजरा उसमें आपने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा क्यों नहीं किया? दिन में 2 व्लॉग होते हैं तो एक में किया करेंगे, इसमें खासी रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, तो हर व्लॉग के लिए वो मुमकिन नहीं है टीम के लिए और मेरे लिए। तो पहले एक बार फिर 2 लाइनों में 1971 की जंग और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात जानने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक अदालती कमीशन बनाया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान कर रहे थे। रिपोर्ट में क्या था? जंग में सियासी और फ़ौजी गलतियाँ, गलत फ़ैसलों, कमांड के मसाइल और बंगाली अवाम से ताल्लुकात ख़राब होने की वजूहात का तज्ज़िया शामिल था। कल हमने आपको जो कुछ बताया वो तो आपने सुन लिया। अब ज़रा चैप्टर 1 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। इखलाकी पहलू जो मॉरल एस्पेक्ट था उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे आज। और उसमें जो हम सबसे पहले आपके सामने पहले पैराग्राफ 9 रखा था, अब पैरा 12
12 रख रहे हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का। जो 12वां पैरा है वो ये कहता है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी ने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान से कमान संभाली तो उन्होंने कहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि राशन की कमी है, क्या इस मुल्क में गाय और बकरियाँ मौजूद नहीं? ये दुश्मन का इलाका है। मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि ज़ाहिर है मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा था। टिक्का खान ने जब वहाँ पर पहले ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद उनको स्पेस देने के लिए पीछे कर लिया। उनकी जगह पर जब लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी को भेजा गया तो उन्होंने कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि राशन की कमी है, क्या इस मुल्क में गाय और बकरियाँ मौजूद नहीं? ये दुश्मन का इलाका है, जो चाहे ले लो। बर्मा में भी हम यही करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेजर जनरल फरमान अली ने कमीशन को बताया था, और वो भी एक फ़ौजी अफसर ही थे। अच्छा, यहाँ ये जहन में रखिए कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं अक्सर कि लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी क्योंकि नियाज़ी हैं और वो इमरान खान के करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। वो इमरान खान के बिल्कुल भी करीबी रिश्तेदार नहीं हैं। कमीशन के सामने जनरल नियाज़ी ने बाद में इस बयान की तरदीद की। जो जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये बयान नहीं दिया, लेकिन मेजर जनरल फरमान अली ने कहा कि इन्होंने ये बयान दिया था। उसके अलावा यही मौक़िफ़ दीगर अफसरान ने भी अपनाया कि जनरल नियाज़ी ने यही कहा था कि ये दुश्मन का इलाका है, जो चाहे ले लो। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल बुखारी, गवाह नंबर 244, उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि मशरक़ी कमान की जानिब से बाकायदा तहरीरी अहकामात जारी किए गए थे, जिनके तहत सर्च और स्वीप ऑपरेशंस के दौरान रसद मुकामी आबादी से हासिल करने की हदायत दी जाती थी। लेफ्टिनेंट जनरल के नियाज़ी, ज़ाहिर है अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी, उन्हीं की बात हो रही है कि उन्होंने ये अहकामात दिए थे कि मुकामी आबादी से आप राशन हासिल करें, जैसे भी करें। पैरा 14, यहाँ हम लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी के बारे में उन मुशाहदात में मज़ीद हक़ाइक़ का इजाफ़ा कर रहे हैं। पैरा 14 और 15 वो ये कहता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी के ख़िलाफ़ संगीन, ये अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी की बात हो रही है, कि ख़िलाफ़ संगीन नोयत के इल्ज़ामात सामने आए। इनमें शामिल है कि सियालकोट और लाहौर में मार्शाल्लाह के मुकदमात निपटाने के बदले मुबैना माली फ़वाइद लिए जाते थे, मतलब रिश्वत ली जाती थी। लाहौर में मिसेस सईदा बुखारी नामी खातून से करीबी ताल्लुक़ था, जो सेनोरीता होम के नाम से एक कारोबार चलाती थी। अब वो लफ्ज़ तो बहुत ही मायूब था, जो कारोबार था, जो ब्रॉथल कहते हैं अंग्रेज़ी में शायद, और उर्दू में जो लफ्ज़ है मैं नहीं यूज़ करता, वो चलाती थी और मुबैना तौर पर रिश्वत के मामलात में जनरल नियाज़ी के लिए किरदार अदा करती थी। सियालकोट में शमनी या शिमनी फ़रदौस नामी खातून से भी इसी नवीयत के ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। मशरक़ी पाकिस्तान में उनकी शोहरत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि उनके नाम के साथ बदनाम ख़वातीन से ताल्लुकात और मशकूक मकामात के दौरों की बातें भी आम थीं। मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान पान की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात भी लगे। ये इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ गवाहों ने तफसील से बयान किए, जिसकी तफसील हम अगले किसी व्लॉग में इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। ये आपको मैं वाज़े कर दूँ कि ये रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने बनाई, और ये गवाहियाँ उस वक्त के सीनियर फ़ौजी अफसरान ने दी, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आज मुझे पता है कि आवाज़ बहुत कम है, बुखार नहीं जा रहा पिछले कई दिन से, मे बी रेस्ट नहीं हो पा रहा या कोई और मामला है, तो कंटिन्यूसली बुखार रह रहा है। मसला ये है कि एक बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर को मैंने बताया कि आजकल बुखार है, तो उन्होंने कहा व्लॉग में तो भले चंगे होते हैं, ऐसे ही मकर करते रहते हैं आप, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि फिर भी आपसे बात करनी होती है, तो जैसे भी हो दवाई खा के या जैसे भी अपने आप को जोड़ के बांध के सीधी बात करनी होती है कैमरा में, क्योंकि जो आपके साथ एक कमिटमेंट है टाइम की, वक्त की, और आपको इन्फॉर्म करने की जो कमिटमेंट है वो तोड़ी नहीं जा सकती। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।